हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें कुछ स्टेटमेंट कंसीडर करने हैं किसी ऐसे मटेरियल के लिए। हमें बताना है कि वो सही है या नहीं है। किसके लिए? कैसा मटेरियल है? लीनियरली इलास्टिक, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो यही हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का अजम्पशन होता है कि हमारे पास इस तरीके का कुछ मटेरियल होता है ना। तो अब इसके लिए हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो देर आर ओनली टू इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। किसके लिए? अगर आपके पास मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक है, ये हमें पता होता है। दूसरी बात है, इलास्टिक कांस्टेंट्स आर डिफरेंट इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। देखिए, अगर आप बात करें यहाँ पे, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास अगर कोई बॉडी है, ठीक है, और उसके किसी भी पॉइंट पे अगर आपकी इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है, तो आपका मतलब कि जो आपका जो मटेरियल है वो होमोजीनियस मटेरियल है। और अगर आपके किसी एक पॉइंट पे उसके सभी डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है, तो मतलब कि आपके पास जो मटेरियल है वो है आइसोट्रोपिक मटेरियल। अब इसी बात से हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसी बात से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, इलास्टिक कांस्टेंट्स आर डिफरेंट इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। तो ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में ये बोल रहा है कि डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट में किसी होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए अगर आप ऑर्थोगोनली इलास्टिक प्रॉपर्टी देखते हैं तो वो डिफरेंट रहेगी, E1 E2 E3। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा मटेरियल जो है वो आइसोट्रोपिक होगा, तो उसके हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम ही रहने वाली है। मान लो वो ई रहेगी, पर वो डिफरेंट नहीं रह सकती। ठीक है, अब वो सब डायरेक्शन में ही सेम रहेगी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ऑर्थोगोनल डायरेक्शन यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो डिफरेंट रहेगी? ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर वो सभी डायरेक्शन में सेम है तो वो ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में भी यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी सेम रहेगी। तो इसीलिए हमारा बी वाला गलत हो जाता है। अगला देखें यहाँ पे, मटीरियल प्रॉपर्टी आर सेम एवरीवेयर। तो यही हमारा है होमोजीनियस मटेरियल। अगला है, इलास्टिक कांस्टेंट आर सेम इन ऑल लोडिंग डायरेक्शन। तो यही हमारा कहलाता है आइसोट्रोपिक मटेरियल। अगला है, द मटेरियल हैज़ एबिलिटी टू विजिस्टेंस शॉक लोडिंग। ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई मटेरियल है तो उसमें रेजिलेंस तो होगा, शॉक लोडिंग को वो विजिस्टेंट करेगा, तो ये तो होता ही है उसमें। अदरवाइज आपका कोई मटेरियल काम का नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि वो शॉक लोडिंग को अब्जॉर्ब करना चाहिए। तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टी होती ही है। ठीक है, तो बस इसमें बी वाला रॉन्ग है, बाकी सही है। तो ACDE इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ए सही रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डक्टाइल मटेरियल। देखिए, अगर आप बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास एक तो होता है ब्रिटल मटेरियल, ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास डक्टाइल मटेरियल, अगर मटेरियल ब्रिटल है तो उसमें आपने ग्राफ देखा होगा कि वो कुछ इस तरीके से रहता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, जल्दी फेलियर आ जाता है यहाँ पे इस तरीके से। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अल्टीमेट स्ट्रेस लेते हैं। ये जो स्ट्रेस होगी इसमें, ये कौन सी स्ट्रेस होगी? यील्ड स्ट्रेस नहीं होगी। कौन सी होगी? ये अल्टीमेट स्ट्रेस होगी। ठीक है, ये कौन सी होगी? अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी इसकी, जिसको हम अल्टीमेट स्ट्रेस यहाँ पे FUS करके ले लें या फिर सिग्मा US करके ले लें। ठीक है, तो ये हमारे पास हम कंसीडर करते हैं किसमें? फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेते हुए। और अगर डक्टाइल की बात करें तो डक्टाइल में हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। डक्टाइल में क्या होता है हमारे पास, अगर आप माइल्ड स्टील का ग्राफ देखे हों तो इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास हम यील्ड स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है, ये हम यील्ड स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम यील्ड स्ट्रेस लेते हैं। तो सिंपल है, अगर आप यहाँ पे निकालें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ब्रिटल मटेरियल के लिए तो वो हो जाएगी हमारी अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस को हम डिज़ाइन स्ट्रेस भी कहते हैं। और डक्टाइल मटेरियल के लिए जो कि हमें क्वेश्चन में निकालना है तो वो क्या होगा, ये हमारी यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, तो मतलब यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। यहाँ पे आपका बी सही रहेगा, बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अ बार इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 100, देखिए 100 megapascal एंड 50 megapascal इन x एंड y डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, स्ट्रेन प्रोड्यूस इन डायरेक्शन x। तो हमें स्ट्रेन निकालना है x डायरेक्शन में। तो हमारे पास कोई बार है जिस पे हम क्या कर रहे हैं, एक तो हम उस पर लगा रहे हैं x डायरेक्शन में फोर्स, दूसरा लगा रहे हैं हम y डायरेक्शन, x डायरेक्शन में भी और
वाई डायरेक्शन में, सॉरी यहाँ पे जो टेंसाइल फोर्स हम लगा रहे हैं वो एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेन प्रोड्यूस इन डायरेक्शन एक्स। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रेसेस हैं, एक तो है हमारे पास 100 मेगापास्कल का, दूसरा है 50 मेगापास्कल का। तो दो तरफ से बॉडी में स्ट्रेन आ रहा है और दो तरफ से बॉडी में स्ट्रेस आ रहा है, तो वो दो डायरेक्शन है एक्स और वाई। तो अब हम बताने हैं कि स्ट्रेन कितना होगा एक्स डायरेक्शन में। तो देखिए अगर आप एक्स डायरेक्शन से खींचें किसी भी बॉडी को, टेंसाइल फोर्स लगाएं उस पर बार पे, तो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगा उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में जो होगा वो होगा लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन, क्योंकि हमें एक्स डायरेक्शन में निकालना है, वाई में नहीं निकालना, तो हम एक्स वाले को कंसीडर करेंगे। दूसरा है हमारे पास, अगर आप उस फोर्स को लगा रहे हैं ना, अगर आप फोर्स को लगा रहे हैं तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी आएगा एक स्ट्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन हम उसको कहते हैं ना। तो जो लेटरल स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो उसको हम लिखते हैं, उसको हम कैसे निकालते हैं, तो आगे देखें, ई एक्स इज इक्वल टू ई लॉन्गिट्यूडनल, तो हमें सिंपल पता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यहाँ से हमारे पास आ जाता है इलास्टिक मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, है ना। तो ये जो हमारा ई होता है यही होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और अगर आप बात करें किसकी, ई लॉन्गिट्यूडनल, तो आप कैसे निकालेंगे, स्ट्रेस अपॉन ई। अब एक्स डायरेक्शन में है तो सिग्मा एक्स, ठीक है, माइनस ई लेटरल कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि जो हमारा म्यू होता है वो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ई लेटरल निकल जाएगा म्यू इंटू ई लॉन्गिट्यूडनल से, और ई लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, ई लॉन्गिट्यूडनल यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो बेसिक सी बात है कि हो जाएगा आपका म्यू इंटू सिग्मा बाई ई, सिग्मा वाई बाई ई, है ना। तो इसको बस आपको सॉल्व करना है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आपको दिया गया है, ठीक है। ई आपका कॉमन रहेगा तो 150 मेगापास्कल, और पॉइजन रेशियो आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो बेसिक अगर आप सॉल्व करें इसको तो आ जाएगा आपका ई एक्स, ई कॉमन ले लिया आपने, तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा 1/150, कॉमन लिया हमने 100 माइनस हाफ इंटू 50 विच इज़ इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, 0.5 सही रहेगा। सिंपल, आपको ये समझ में आया कि हमारे पास कोई बार थी, उसमें हमने एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालना है, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाने पर स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होता है वो निकालना है। तो जब हम एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो यहाँ आपका एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, जबकि वाई डायरेक्शन में क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन होता है ना। तो अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा तो वो हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से, सिंपल नॉर्मल जो हमारे पास स्ट्रेन का रिलेशन होता है उसमें जो हमारे पास स्ट्रेन होता है वो ई लॉन्गिट्यूडनल होता है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। और अगर आप को लेटरल निकालना है तो वो आपको पॉइजन रेशियो वाले से निकालना होगा, वहाँ पे आपको ई लेटरल का ई लॉन्गिट्यूडनल का वैल्यू रखना होगा यहाँ पे से, सिंपल। तो दूसरा स्ट्रेन आपका आया इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ये खींचा और वो कंप्रेसिव नेचर में है ना, वो जो हमारा स्ट्रेस जो है वो कंप्रेसिव नेचर में है, तो वहाँ पे आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगला है सॉलिड क्यूब। कोई हमारे पास सॉलिड क्यूब है जिसके पास सिमिलर इक्वल नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है, ऑल फेसेस पे, सभी फेसेस पे क्या लग रहा है, सेम इक्वल फोर्स लग रहा है। तो हमें बताना है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का रेशियो क्या होगा। देखिए एक बात तो यहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारे पास सॉलिड क्यूब है उसके सभी फेस पे सेम लग रहा है। तो सभी फेस पे सेम लग रहा है मतलब कि उसमें जो स्ट्रेन होगा वो भी सेम होगा सभी फेस में, है ना, सभी फेस में या सभी डायरेक्शन में, ई एक्स ई वाई ई जेड तीनों स्ट्रेन सेम होंगे। तो यहाँ पे हमको पता होता है कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो क्या होता है, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, मतलब कि स्ट्रेन जो है एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन में कितना कितना हुआ। तो ये अब सेम है तो हम इसको लिख लेंगे ई एक्स सभी जगह, तो ई एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई एक्स विल बी 3x, है ना। तो अब अगर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, लॉन्गिट्यूडनल कह लो या लीनियर स्ट्रेन का रेशियो। तो वो कितना आ गया हमारा 3। तो यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा 3। अगला देखें, अब द पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर इज अ पॉइंट वेयर। देखिए पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर कौन सा पॉइंट होता है, तो इसमें कई बार मिस्टेक कर लेते हैं, ये कई बार हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ये आ जाता है, इसमें तो खैर एक ही ऑप्शन है, कई बार ये आ जाता है कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, तो बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे 0 होता है या मिनिमम होता है ऐसा ऑप्शन आ जाता है, उसको आप प्रेफर नहीं करेंगे, किसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। ये ज़्यादा आपका प्रेफरेबल आंसर रहेगा कि जहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट चेंज होता है, साइन चेंज करता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपका बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करे
वहाँ पे कहेंगे आप, ऐसा नहीं कहेंगे कि जहाँ पे वैल्यू 0 होती है या मिनिमम रहती है, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का पॉजिटिव से नेगेटिव चले गया, नेगेटिव से पॉजिटिव चले गया, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, देखिए किसी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हमें बताया है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा है, ऐसा है ना, दिख रहा है आपको, इस तरीके से है। तो अब हमें बताना है कि देन द लोड एक्टिंग ऑन द बीम इज, तो लोड एक्टिंग ऑन द बीम, क्या बीम पे लोड एक्ट कर रहा होगा। तो सिंपल सी बात आपको एक माइंड में हमेशा रखनी है कि जब भी आप बात करें शियर फोर्स डायग्राम की, जब भी आप बात करें शियर फोर्स डायग्राम की, तो उसमें अगर आपके पास कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, तो जब आप शियर फोर्स डायग्राम बनाएं तो उसमें आपके पास कंसंट्रेटेड लोड पे 2 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। ये बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई मोमेंट है और उसके लिए आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको क्या मिलेंगी, 2 वैल्यूज़ देखने को मिलेगी। मान लिया कुछ इस तरीके से, जैसे इस डायग्राम में। तो अब यहाँ पे भी आपको इस डायग्राम में भी आपको क्या मिली है, 2 वैल्यूज़ देखने को मिली है। कहाँ पे आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी आपको 2 वैल्यूज़ देखने को मिली है, एक यहाँ पे है ना, इसी एक ही जगह पे 2 वैल्यूज़ देखने को मिली है। तो इसका मतलब सी पे क्या लग रहा है, हमारा एक बेंडिंग मोमेंट लग रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जब मोमेंट लग रहा है, सॉरी, तो जब भी हमारा मोमेंट लगेगा तो वो बेंडिंग मोमेंट पे 2 वैल्यू शो करेगा इस तरीके से, एक ही पॉइंट पे 2 वैल्यू शो करेगा, या मान लो 2 पॉइंट वहाँ पे आ जाएंगे, है ना, वैल्यू तो वही रहेगी लगभग, ठीक है। तो वैल्यू भी चेंज हो सकती है, बट यहाँ पे आपको मेन चीज़ यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है कि वहाँ पे 2 वैल्यू ये शो करेगा, या 2 पॉइंट यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका अगर शेयर फोर्स डायग्राम होता, तो शेयर फोर्स डायग्राम पे कंसंट्रेटेड लोड लग रहा होता, तो सी पे क्या लग रहा है, मोमेंट लग रहा है। तो इसका मतलब आंसर, अ मोमेंट अप्लाइड एट सी। Slope is equal to area of bending moment diagram upon flexural rigidity which is called EI is the relation given by, ये रिलेशन किस थ्योरी के द्वारा दिया गया है, किस थ्योरम के द्वारा दिया गया है। तो अगर आप देखें इसको, देखिए आपको पता होता है कि जो मोहर्स फर्स्ट थ्योरम है वो क्या कहती है, थीटा इज इक्वल टू, मतलब कि जो आपका स्लोप होगा वो किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपॉन फ्लेक्सुलर रिजिडिटी विच इज ई आई, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट थ्योरम से होता है, मोहर फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर रहेगा, पहला, फर्स्ट थ्योरम। अगर ये पूछ लेता कि रेशियो है स्लोप का रेशियो क्या है, ए एक्स बार अपॉन ई आई, सॉरी ये आपका स्लोप नहीं रहेगा, ये आपका डिफ्लेक्शन रहेगा फिर। तो अगर आपको पूछ लेता कि ये डिफ्लेक्शन किसके इक्वल होता है, तो वो किसके इक्वल होता है, ए एक्स बार अपॉन ई आई। अब ये ए एक्स बार को क्या लिख देता है, ये लिख लेता है कि रेशियो ऑफ, ये पूछ लेता अगर कि जो रेशियो है वो अगर रेशियो है किस किस के बीच में, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट टू फ्लेक्सुलर रिजिडिटी, तो अगर इन दोनों के बीच में होता तो वो हमारा होता है मोहर्स सेकेंड थ्योरम, राइट। नेक्स्ट, इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ यूडीएल, इसमें पूछ रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहाँ पे रहता है। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा कि अगर आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें आपका यूडीएल लगा हुआ है, तो यूडीएल लगा हुआ है तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करें उसको, तो आपका जो डायग्राम बनता है, शेयर फोर्स डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरीके से होगा, है ना, शेयर फोर्स डायग्राम बनाए तो वो कुछ इस तरीके से होगा, और अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब कई बार हमें अगर ये याद आ गया तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी आपका एग्जिस्ट करता है, जबकि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन वो पॉइंट है जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में साइन चेंज करे। तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, प्लस का प्लस है, साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, डज नॉट एग्जिस्ट। अगला देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट m है, टॉर्क t है, तो बताइए कि इक्विवेलेंट टॉर्क क्या होगा। तो इक्विवेलेंट टॉर्क के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है √m² प्लस t², ठीक है। और अगर पूछ लेता कि इक्विवेलेंट मोमेंट बताइए, तो इक्विवेलेंट मोमेंट के लिए ये होता है। अगला क्वेश्चन है, अ सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर d इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क t, द मैक्सिमम शेयर। देखिए हम यहाँ पे लगाएंगे टॉर्जनल, हमें इक्वेशन पता होती है, टॉर्जनल इक्वेशन क्या होती है, टॉर्जनल इक्वेशन होती है t/j इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर, जिस शेयर स्ट्रेस, टाउ इज शेयर स्ट्रेस, अपॉन आर इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल,
So now if you just see this much, from there you can directly calculate, you can directly write T is equal to, you can directly write T is equal to tau into J upon R, and J upon R is our ZP, ZP is polar modulus, राइट। तो यहाँ पे अगर आप J बाई आर निकालें तो वो डायरेक्टली वैल्यू आपको पता होनी चाहिए पाई डी क्यू बाई 16, राइट, JP की। तो ये हमारा निकलता है T, ओके। तो अब ये पूछ रहा है कि जो शेयर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है या किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें डायरेक्टली तो ये आ जाएगा आपका टाउ इज इक्वल टू 16T अपॉन पाई डी क्यू। दैट मीन्स टाउ मैक्सिमम भी अगर आप निकालते तो क्या आ जाता आपका टाउ मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम क्या होता 1 अपॉन डी क्यूब, मतलब कि प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा लास्ट वाला, सॉरी थर्ड वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द आउटसाइड डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट इज थ्राइस टू इट्स इनसाइड डायमीटर। तो हमें निकालना है कि टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी का रेशियो, ठीक है, ऑफ solid shaft of the same material and the same outside diameter, the ratio of its torque carrying capacity to that of solid। तो हमें hollow shaft और solid shaft के torque carrying capacity के रेशियो को निकालना है। तो हमें पता होना चाहिए TH बाई TS, है ना। तो जो ये रेशियो निकल के आता है, ये निकल के आता है 1 माइनस K टू द पावर 4, ठीक है। दो इक्वेशन होती हैं, TS की मान लिया पाई बाई 16 टाउ इंटू डी टू द पावर 4, और इसी तरीके से TH यानी कि हॉलो शाफ्ट के लिए जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है पाई बाई 16 टाउ इंटू डी माइनस डी टू द पावर का होल पावर 4। तो जब आप उसको बस आप उसको उन दोनों इक्वेशंस को जब आप कंपेयर करेंगे या डिवाइड करेंगे हॉलो टू सॉलिड, तो आपको ये मिलता है 1 माइनस K टू द पावर 4, और जिसमें K क्या होता है ये आपको याद रखना है, स्मॉल d बाई कैपिटल D। स्मॉल d इज द इनर एंड द कैपिटल D इज द आउटर डायमीटर, ओके। सो दिस इज, आपको बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। कैपिटल डी की आपको पता है कि 3 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बस वैल्यू पुट करें तो यह आ जाएगा आपका 9 9 जे 81, 81 माइनस 1 इज 80 बाई 81, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, सबसे पहला वाला 80 बाई 81, ओके। तो यहाँ पे देखें अगला, कोई हमारे पास स्क्वायर सेक्शन है विद साइड एक्स है, ठीक है, बीम ऑफ बीम एंड सब्जेक्टेड टू अ शेयर फोर्स एस। तो ये देखिए हमारे पास कोई स्क्वायर सेक्शन है ना, स्क्वायर सेक्शन है, मान लिया ये। तो इसके लिए हमें क्या बताना है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर स्ट्रेस एट द टॉप एज ऑफ द स्क्वायर इज। तो अगर आपने कभी भी शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा रेक्टेंगल या स्क्वायर के लिए, तो आपको पता होगा कि इसका जो टॉप होता है जहाँ पे आपका y का वैल्यू कितना होता है d/2, y क्या होता है कि न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूरी है ना। तो यहाँ पे कितना होता है y 0 होता है, और जैसे जैसे आप इधर की नीचे की ओर साइड जाएंगे फिर वो d/2 हो जाएगा। तो जो y की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है क्या, शेयर स्ट्रेस, जबकि जो टॉप ऊपर की और नीचे की लेयर है उसमें क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है 0। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है, ये बेसिक है। तो अगर आप इसको डेरिवेशन के थ्रू देखें तो उसमें आपको सिंपल आपको पता होना चाहिए कि टाउ इज इक्वल टू FAY बाई BI, ठीक है। और इसमें आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है F/2I, ठीक है। डेरिवेशन से ये होता है, उसमें एक वैल्यू आती है, और इस वैल्यू को अगर आप देखें तो इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर आप y की वैल्यू रखें 0 तो ये आपका कुछ वैल्यू देगा। अगर y की वैल्यू आप रख दें कितना d/2, तो d/2 आपका किसके लिए होगी, कोई आपका सरफेस टॉप एज निकाल लो या बॉटम एज का निकाल लो, ठीक है। तो वहाँ पे आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसीलिए आपका आंसर क्या रहेगा, 0, ठीक है। आपको डायरेक्टली ये याद होना चाहिए डायग्राम, है ना। तो चाहे सेंटर पे पूछे या चाहे फिर एजेस पे पूछे, आपको पता होगा कि मैक्सिमम और 0 होती है रिस्पेक्टिवली। अगला देखें, कोई स्टील प्लेट है हमारे पास और जो बेंट है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, जिसका सर्कुलर पाथ में बेंट है, तो उसका रेडियस, मतलब ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 मीटर। इफ़ द प्लेट सेक्शन बी 120 मीटर वाइड एंड 20 मीटर थिक, देन कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपको निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बेंडिंग इक्वेशन होती है वो क्या होती है, सिग्मा अपॉन y इज इक्वल टू m अपॉन i इज इक्वल टू E अपॉन r, ठीक है।
तो ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस हो गया, ये आपका, ठीक है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस से दूरी कितनी है, ये मोमेंट हो गया, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, यंग्स मॉड्यूलस, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जब आप वैल्यूज़ रखते हैं इसमें, सिग्मा आप निकालेंगे, सिग्मा आप क्या यूज़ करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू ई वाई बाई आर, ठीक है। ई की वैल्यू आपको पता है, डायरेक्ट रखनी है, ठीक है, बस इस 10 मीटर को आपको कन्वर्ट कर देना है मिलीमीटर में, क्योंकि सारी वैल्यूज़ मिलीमीटर में है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर देंगे 10⁻3, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻3 मिलीमीटर। सो जस्ट पुट द वैल्यू एंड इट विल बी 2 lakh into y is half of 120, which is 60 upon 10 half of 20 millimeter. Sorry, not, we will not take thickness because we have to take width here. Okay, so now radius of curvature, just put and you will get value which is equal to 200 Newton per millimeter square. So this is the final answer. Next we have कोई हॉलो शाफ्ट है हमारे पास जिसमें जो टॉर्जन लगा हुआ है, तो उसका बताना है कि हमें शेयर स्ट्रेस वेरिएशन कैसा होता है। तो जैसा आपका किसी नॉर्मल ये हॉलो है, तो जैसा आपका सर्कुलर के लिए होता है, तो सर्कुलर के लिए कैसा होता है, सर्कुलर के लिए अगर आप शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है। सर्कुलर के लिए कुछ इस तरीके से आपका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर आप इसको हॉलो कर दें, अगर आपने मान लिया इसको हॉलो कर दिया, तो हॉलो कर दिया तो सिर्फ आपका इतना ही बचेगा, है ना। पहले ये भी पार्ट था इंक्लूड, अब सिर्फ ये पार्ट इंक्लूड रहेगा, ये पार्ट, है ना, कुछ समझ में आ रहा होगा, ये पार्ट आपका इंक्लूड रहेगा। तो मतलब आपका आंसर क्या रहेगा, सी आपका सही रहेगा, ठीक है, सी आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बीम है जिसमें रेशियो है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और एवरेज शेयर स्ट्रेस का। तो ये देखिए, अगर हम बात करें किसी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, अगर आप बात करें किसी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, तो जो ये रेशियो होता है एवरेज और मैक्सिमम का, मैक्सिमम और एवरेज का, तो वो होता है, कितना होता है वो 4/3। और अगर आप बात कर रहे हैं किसी रेक्टेंगल के लिए, तो वो वही रेशियो होता है 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर कर देंगे कौन सा, 4/3, 4/3। अगला क्वेश्चन है, अ कंपोजिट बार इज मेड ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स हैं 2। तो मान लिया कि ये हमारे पास है स्टील और दूसरा है हमारे पास एल्यूमिनियम, ये हमारे पास है एल्यूमिनियम, तो इसका एक कंपोजिट बार है, ठीक है। इसमें कुछ है हमारा स्टील और कुछ है इसमें एल्यूमिनियम, ठीक। तो स्टील और एल्यूमिनियम दोनों का ही जो क्रॉस सेक्शन है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और साथ में हमें बताया कि जो एक्सियल लोड लग रहा है वो कितना लग रहा है, मान लो इसको हम सीधे किलो न्यूटन लिख सकते हैं, 12 किलो न्यूटन। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ पता है कि क्योंकि ये इस पर जो लोड लग रहा है टेंशन एक्सियल लोड, उसके कारण जो भी इसमें एलोंगेशन होगी वो सेम रहेगी। तो एलोंगेशन सेम रहेगी, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एलोंगेशन चाहे आप बात करें स्टील की, चाहे आप बात करें एल्यूमिनियम की, ठीक है। इसको मान लो पहला, इसको मान लो दूसरा, इसको मान लो दूसरा, ठीक है, स्टील पहला और एल्यूमिनियम दूसरा। तो यहाँ पे अगर आप स्टील और एल्यूमिनियम की लॉन्गेशन देखें तो वो इक्वल रहेगी, है ना। तो स्ट्रेन इक्वल रहेगा, तो स्ट्रेन इक्वल रहेगा तो हम लिख सकते हैं σ1 E1 इज इक्वल टू σ2, ठीक है। इसको 1 लिख लो या स्टील लिख लो या एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम लिख लो या 2 लिख लो, तो इसी तरीके से σ2/E2, ठीक है। तो अब सिंस हमें पता है कि जो E1 है, जो स्टील की जो यंग्स मॉडुलस है वो 3 टाइम्स है एल्यूमिनियम की, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन राइट, जो स्ट्रेस भी होगा वो इसी प्रोपोर्शन में होगा, है ना, इसी प्रोपोर्शन में स्ट्रेस भी होगा, या फिर लोड भी इसी प्रोपोर्शन में होगा, क्योंकि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सो फोर्स या लोड अपॉन एरिया, सो वी कैन राइट P1 इज इक्वल टू 3P2। ओके, दूसरी चीज़ हमें ये भी पता होनी चाहिए कि जो P1 P2 है उनको अगर आप ऐड करें तो कितना बनेगा, वो 12,000 बनेगा, है ना। और आपको यहाँ पे P1 P2 का वैल्यू पता है, तो आप इससे निकाल देंगे P2 3000, है ना।
और यहीं से ही आप P1 भी निकाल देंगे, P1 भी आप निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 9000। ठीक, तो ये पूछ रहा है हमें कि यहाँ पे पूछ रहा है कि कंपोजिट बार में जो स्ट्रेस है वो कितना होगा, है ना। यहाँ पे पूछ रहा है द कंपोजिट बार इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड, द स्ट्रेस इन स्टील इज, स्टील में पूछ रहा है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस पूछ रहा है तो सिंपल आप कर दें, ये आपका स्टील है 1 वाला, तो स्ट्रेस आपका आ जाता है फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया आप लगा लीजिए 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो यू विल जस्ट कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू millimeter which will be 300, so it will be 30 Newton per millimeter square, 30 Newton per millimeter square, sigma 1, right, or you can write sigma steel. So 30 Newton per millimeter square is the final answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सर्कुलर शाफ्ट है जिसको टॉर्क लगाया गया है, तो टॉर्जनल रिजिडिटी को कैसे डिफाइन किया जाए, टॉर्जनल रिजिडिटी को कैसे डिफाइन किया जाए, तो टॉर्जनल रिजिडिटी जो होती है वो होती है CJ, ठीक है, इसको हम लिखते हैं TL/θ, और जो हमारी फ्लेक्सुलर रिजिडिटी होती है वो होती है EI, ठीक है, और इसी को ही ये हो गई हमारी टॉर्जनल रिजिडिटी। तो टॉर्जनल रिजिडिटी किस किस का मल्टीप्लिकेशन है, पोलर मोमेंट और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ बीम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट अलोन, द बेंडिंग स्ट्रेस एट एनी पॉइंट फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, बेंडिंग स्ट्रेस एट एनी पॉइंट फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। सो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, ठीक है, तो आई थिंक आज हम क्वेश्चंस को इतना ही रखते हैं, फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।